दिसंबर 1929 लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का ध्वज फहराया। यह ध्वज तिरंगा था, केसरिया, सफेद, हरा रंग और बीच में चरखा। और इसके बाद कांग्रेस ने सभी देशवासियों से 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की। तिरंगे के साथ आरएसएस का बैर यहीं से शुरू होता है और यहीं से सवाल उठता है कि क्या आरएसएस ने राष्ट्रगान, तिरंगे और संविधान का विरोध किया था? आइए इतिहास खंगालते हैं। जब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज यानी पूरे देश से स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की गई, तो उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक रहे केशव हेडगेवार ने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के झंडे यानी तिरंगे का विरोध किया। हेडगेवार ने 26 जनवरी से 4 दिन पहले 21 जनवरी 1930 को सभी संघ की शाखाओं में तिरंगे की जगह भगवा ध्वज लहराने का आदेश दिया। हेडगेवार ने लिखा कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया है, इसलिए संघ की सभी शाखाएं 26 जनवरी 1930 को शाम 6 बजे इकट्ठा हों और राष्ट्रीय ध्वज अर्थात भगवा ध्वज को वंदन करें। जब आजादी के बाद राष्ट्र ध्वज चुनने के लिए संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, तो उसने 14 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की। यह वही तिरंगा झंडा था जो 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए रावी नदी के किनारे लाहौर में फहराया था। बस फर्क इतना था कि पहले केसरिया, सफेद और हरे के बीच में चरखा था, लेकिन ध्वज समिति ने 14 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में जो तिरंगा तय किया, उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया। ध्वज समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने मौजूदा तिरंगे को स्वीकार किया, लेकिन राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा आरएसएस को कभी पसंद नहीं आया। 17 जुलाई 1947 को संघ प्रमुख गोलवलकर ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा, जिसमें तिरंगे को देश के लिए अशुभ बताया गया। गोलवलकर ने लिखा कि हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं कि ध्वज भारत के सभी समुदायों को स्वीकार होना चाहिए। ये पूरी तरह बकवास है। ध्वज राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदुस्तान में केवल एक ही राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। ध्वज को केवल उसी राष्ट्र का प्रतीक होना चाहिए। हम किसी भी हालत में ऐसा ध्वज नहीं चुन सकते जिसका मकसद सभी समुदायों की इच्छाओं को संतुष्ट करना हो। हम ध्वज का चुनाव उसी तरह नहीं कर सकते जैसे किसी दर्जी को शर्ट या कोट सिलने का ऑर्डर देते हैं। 14 जुलाई 1946 को गुरु पूर्णिमा के मौके पर एमएस गोलवलकर ने एक भाषण भी दिया। इस भाषण में गोलवलकर ने कहा था कि हमारा एकमात्र सर्वोच्च ध्वज भगवा ध्वज हमारी संस्कृति का शाश्वत प्रतीक रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरा राष्ट्र इसी भगवा ध्वज के सामने नतमस्तक होगा। इस भाषण का आरएसएस के कई प्रकाशनों में जिक्र किया गया है। जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर आजादी का उद्घोष करने वाले थे। उसी समय 14 अगस्त 1947 को आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ने फिर से अपने पत्र ऑर्गेनाइजर में तिरंगे का विरोध किया। गोलवलकर ने कहा कि भाग्य के संयोग से सत्ता में आए लोग हमारे हाथ में तिरंगा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू कभी उसका सम्मान नहीं करेंगे और ना ही उसे अपना मानेंगे। 3 शब्द अपने आप में ही अशुभ है और 3 रंगों वाला ध्वज निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक होगा। यानी जब पूरा देश एक तिरंगे झंडे के साथ आजादी की कसम खा रहा था, तो आरएसएस को आजादी से ज्यादा तिरंगे के रंग से दिक्कत थी।
ये हुई तिरंगे की कहानी। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि आरएसएस ने राष्ट्रगान का भी क्या विरोध किया था? अब आइए उसका इतिहास खंगालते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस समय तक भारत का कोई भी राष्ट्रगान निर्धारित नहीं हुआ था। जन गण मन पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। 1919 में इसकी धुन बनाई गई थी और उसके बाद से यह आजादी के सबसे प्रसिद्ध गीतों में शुमार हो चुका था। जब स्वतंत्रता संग्राम अपने आखिरी दौर में और चरम पर था, तब छात्र आंदोलनों और कांग्रेस की जनसभाओं में जन गण मन धुन के साथ ही गाया जाता था। इसीलिए आजादी के मौके पर 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को संसद परिसर में जन गण मन की धुन बजाई गई। इसके बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में न्यूयॉर्क में भारतीय प्रतिनिधि मंडल से जब कोई राष्ट्रगान की धुन बजाने को कहा गया तो वहां भी जनगण मन की यही धुन बजाई गई। 25 अगस्त 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि विदेशी बैंडों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जनगण मन की धुन बेहद प्रभावी साबित हुई है, इसलिए इसे अंतरिम रूप से सरकारी कार्यक्रमों में बजाया जा रहा है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसी दौरान जब जनगण मन को राष्ट्रगान बनाने पर विचार चल रहा था, संविधान सभा में इस पर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान ऑर्गेनाइजर के 28 दिसंबर 1949 के अंक में सरसंघ चालक गोलवलकर ने एक लेख लिखा कि जनगण मन को चुने जाने के पीछे सरकार का नैतिक आधार क्या है, सिवाय इसके कि ये मनोरंजन का आइटम बनकर रह जाए। ये बात आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवलकर ने कही। व्हाट इज द मोरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट्स चॉइस ऑफ जनगण मन एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट। आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कहने की यही बात हर जगह कही जाती है कि आरएसएस ने राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कहा था। यह बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में भी कही थी। तिरंगा और राष्ट्रगान ही नहीं, आरएसएस ने संविधान का भी विरोध किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब भारत का संविधान स्वीकार किया गया तो उसके 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को संघ के पत्र ऑर्गेनाइजर में संपादकीय लिखकर मनुस्मृति के कानूनों को शामिल न करने का दुखड़ा रोया गया। आरएसएस की इस संपादकीय में लिखा गया कि भारत के नए संविधान की सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसमें प्राचीन भारत के संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून यानी मनुस्मृति की दुनिया भर में प्रशंसा होती है, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। यह संघ ने भारत के संविधान के बारे में कहा। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर की यह संपादकीय जब लिखी गई, उस समय पत्र के संपादक थे के.आर. मलकानी। मलकानी संघ के वरिष्ठ विचारक थे। बाद में बीजेपी के उपाध्यक्ष और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी बनाए गए थे। उस समय संघ का कोई भी आधिकारिक पक्ष ऑर्गेनाइजर के संपादकीय के जरिए ही बताया जाता था। इस संपादकीय को लिखने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता था, यानी इस संपादकीय पर किसी का नाम नहीं लिखा होता था। वहीं गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था कि भारतीय संविधान कई विदेशी संविधानों का एक बेमेल पैचवर्क है। यही वजह है कि गांधी जी की हत्या के बाद जुलाई 1949 में जब आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटाने की बात आई तो गृह मंत्री सरदार पटेल ने आरएसएस के सामने शर्त रखी थी कि आरएसएस भारतीय संविधान, भारत के तिरंगे को सम्मान देगा। संघ ने सरदार पटेल की ये सारी शर्तें मान करके अपना एक लिखित संविधान सरकार को सौंपा था। इसलिए राजनीतिक मजबूरी में संघ आज भले ही तिरंगे, राष्ट्रगान और संविधान को स्वीकार करता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि संघ ने राष्ट्रगान, तिरंगे और संविधान तीनों का विरोध किया था और इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है।